तो हम लोग पढ़ रहे थे चरक सूत्र साधना वेगांग धारणी अध्याय, बाकी चीज़ें हो चुकी थी। और हम लोगों ने जो लास्ट पॉइंट पढ़ा था, जो श्लोक हम लोगों ने चर्चा किया था, क्या था वो? अपनर्भ और अपक्रम्य वाला जो नहीं देख लीजिएगा, श्लोक नंबर 39 38 श्लोक देखिएगा, जो हम लोग पढ़ रहे थे। क्रमेण अपचिताः दोषाः। अपचिता को हमने बताया था कि इसको कैटाबोलिज्म हम मान सकते हैं, कम करना। तो क्रम से कम किए गए दोष क्या होते हैं? हमने बताया था कि अपुनर्भव। तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, उस श्लोक में जहाँ क्रमेण अपचिताः दोषाः लिखा हुआ है, वहां से एक एरो उठाइए और उसको ले जाके जो सेकंड हाफ है अपुनर्भव, वहां पे बना दीजिए। तो सेकंड हाफ का अपुनर्भव लिखा है, उस पर ले जाके मिलाइए। समझ रहे हैं? आर्क एक बना दीजिए जैसे धनुष बनता है। तो क्रमेण अपचिताः दोषाः, ये क्या होंगे? अपुनर्भव, मतलब दोबारा इनकी उत्पत्ति नहीं होगी। समझ में आ रहा है हमारा बात? यस सर। दूसरा, क्रमेण उपचिताः गुणाः के ऊपर से एक नीचे से ले आइए, क्योंकि ऊपर से मिक्स हो जाएगा। नीचे से आर्क बनाइए और अप्रकम्य पे ले जाइए। अप्रकम्य लिखा हुआ है ना, उस पे ले जाकर मिला दीजिए। अप्रकम्प को गोला बना दीजिए और संधि विच्छेद करेंगे तो वो अप्रकम्प हो जाएगा, प्रकम्प नहीं है वो। उसको अलग से लिख भी लीजिएगा, अप्रकम्प, और इसको अपुनर्भव लिखिएगा। दोनों को संधि विच्छेद करना है, अपुनर्भव अप्रकम्प। बात समझ में आई यहाँ पे? अगर दोष की बात करेंगे, मतलब क्रम से अगर दोष को अपचित किया गया है तो अपुनर्भव, और क्रम से गुण को उपचित किया गया, अगर उसमें गुण लाया गया है क्रम से, तो क्या होगा? अप्रकम्प, यानी स्थिर रहेंगे। वो गुण क्या है? अप्रकम्प, मतलब स्टेबल रहेंगे। आगे बढ़े। ये पूछा गया था एक बार एग्जाम में, और दुर्भाग्य से मेरा गलत हो गया, क्योंकि इतना क्लियरली हम समझ नहीं पाए थे इस श्लोक को क्या रहा है, क्योंकि आधा हाफ इधर है, आधा हाफ उधर है। इसका ये पार्ट उधर है, ये पार्ट उधर है। तो जैसे हमने आर्क बनाया ना, तो अब आपसे गड़बड़ नहीं होगा कि जो गुण आपने, हम जानते हैं गुणांतर आधान करते हैं, गुण लाते हैं किसी चीज में, तो अगर वो क्रम से गुण लाएंगे तो वो गुण कैसे रहेंगे? स्थिर रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, अप्रकम्प रहेंगे। आगे देखते हैं, ऊपर लिखिएगा चरक सूत्र 7 में 4 प्रकृति। चरक सूत्र 7 में 4 प्रकृति, जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 प्रकृति। चरक विमान 6 4 प्रकृति। चरक विमान 6 4 प्रकृति। चरक सूत्र 7 में 4 प्रकृति, चरक विमान 6 4 प्रकृति, और चरक विमान 8। चरक विमान 8 पूरा नहीं लिखा, च से चरक, वी से विमान हो गया, चरक सूत्र हो गया, सी चरक सिद्धि हो गया, ची चरक चिकित्सा हो जाएगा। तो पूरा नहीं लिखा जाता, शॉर्ट में लिखे उसको। चरक विमान 8 7 प्रकृति 7। और लिखिएगा चरक इंद्रिय 1 इसी बुक में लास्ट में इंद्रिय स्थान 12 चैप्टर है ना, उसके पहले अध्याय में चरक इंद्रिय 1 यानी पहले अध्याय में 6 जातीय प्रकृति। 6 जातीय प्रकृति। और एक पॉइंट लिख लीजिएगा, आचार्य काश्यप ने लेहाध्याय में
लेहाध्याय, जहाँ पे लेहन कर्म बताया है उन्होंने काश्यप में, हम लोग बाल रोग में पढ़ेंगे पूरा डिटेल इसके बारे में। लेहाध्याय, आचार्य काश्यप ने लेहाध्याय में त्रिस्थूण प्रकृति, जो हमने आपको सूत्र एक में त्रिस्थूण वात पित्त कफ बताया है वही लिखना है, त्रिस्थूण प्रकृति के बारे में बताया है। त्रिस्थूण प्रकृति, देखिएगा श्लोक नंबर 40, तेषा मनातुरा पूर्वे वातलाद्या सदा आतुरा, ऐसा कुछ मिला श्लोक। Yes, sir. Yes, sir. पहली बात तो एक चीज ये जान लीजिएगा कि एक हम लोग स्वास्थ्य की परिभाषा पढ़ते हैं, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय। तो इस लाइन को अगर हम देखें तो ये शारीरिक स्वास्थ्य की मतलब फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय, दोष धातु मल अग्नि ये सभी साम्य अवस्था में हैं। फिर अगली लाइन है मेंटल हेल्थ के बारे में, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते, ये सुश्रुत का है सूत्र 15 का। तो यहाँ देखिएगा अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, सम पित्त अनिल कपाह केचित गर्भादि मानवाः दृश्यन्ते वातलाः केचित पित्तला श्लेष्मलास् तथा। थोड़ा सा यहाँ पे प्रकृति का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, तो हम आपको बता दें कि प्रकृति क्या होती है कि शुक्र शोणित का जब गर्भ में संयोग होता है तो उसी समय इस प्रकृति का निर्धारण हो जाता है कि किसकी प्रकृति कैसी होगी, वातज पित्तज कफज होगा या द्वंद्वज होगा या किस प्रकार की प्रकृति होगी, इसका निर्धारण शुक्र शोणित के संयोग के समय ही गर्भ में हो जाता है। ये हम लोग निकट भविष्य में पढ़ेंगे। और जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वह प्रकृति नहीं बदलती है। जैसे कहते हैं ना कि जीन जो है वो चेंज नहीं होता है, वो जेनेटिक जो मॉडर्न में जीन है वो आयुर्वेद में क्या है, प्रकृति है। और इसको आयुर्जीनोमिक्स भी कहते हैं कुछ लोग, आयुर्जीनोमिक्स या आयुर्वेद का जो जेनेटिक्स है, जो जीनोमिक्स है, वो यही प्रकृति ही है। और इसीलिए हमने आपको सूत्र 1 में भी बताया था, ये पॉइंट हम बता चुके हैं कि आया था ना वहाँ पे पुरुषम पुरुषम वीक्ष, ऐसा बताया था ना। इस नेहन में भी हमने बताया था कि चूंकि प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है, इसलिए हमको विभिन्न प्रकार से रोगी की परीक्षा करने के पश्चात ही औषधि इत्यादि का युक्तिपूर्वक विचार करना चाहिए। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम लोग प्रकृति की बात करेंगे। तो देखिएगा कुछ मनुष्य गर्भ से अर्थात गर्भाशय में शुक्र शोणित का जब संयोग होता है तभी से सम पित्त वात कफ प्रकृति के, कुछ वात प्रकृति के, कुछ पित्त प्रकृति के और कुछ कफ प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इन्होंने बता दिया है कि सम पित्त मतलब वात पित्त कफ तीनों साम्य अवस्था में रहेंगे, एक प्रकृति इसको बता दिया। दूसरा कह दिया कि वातज प्रकृति या फिर पित्तज के होंगे या फिर कफज प्रकृति के होंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इन सब के लक्षण को कैसे कैसे होते हैं, वातज वाले कैसे होते हैं, पित्तज वाले कैसे होते हैं, ये सब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, विमान वाले चैप्टर में। आपने देखा होगा क्रिया शारीर में पढ़ा होगा आपने कि वातिक प्रकृति वाले रुक्ष केश उनके रुक्ष होते हैं, इस तरीके से आपने कई चीजें पढ़ी होंगी। कर्कश आवाज होती है ना, जितनी शीघ्रता से याद करते हैं उतनी शीघ्रता से वो विस्मृत हो जाते हैं, ये सब चीजें। और आकाश में विचरण करते हैं, स्वप्न में आकाश में गमन करते हैं, तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, वो विमान स्थान में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जितने काम की चीजें हैं वो आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में देखिएगा, तेषाम अनातुराः पूर्वे वातलाद्याः सदा आतुराः, तो वातलाद्याः सदा आतुराः को अंडरलाइन करिएगा, वातलाद्याः सदा आतुराः को अंडरलाइन करिएगा। सम वात पित्त कफ प्रकृति वाले मनुष्य स्वस्थ रहते हैं, जिनके वात पित्त कफ ये साम्यावस्था वाली जो प्रकृति है वो स्वस्थ रहते हैं,
और जो सिंगल वात पित्त कफ से अलग अलग प्रकृति वाले सर्वदा रोगी रहते हैं। और वहीं पे लिख लीजिए द्वंद्वज प्रकृति निंदनीय होती है। आपने क्रिया शारीर में पढ़ा होगा कि द्वंद्वज प्रकृति निंदनीय होती है। यहाँ पे एक आया है ना, वादलाद्याः सदा आतुराः, ठीक है। वहीं लिख लीजिएगा एक पॉइंट कि चरक सिद्धि 11 में, चरक सिद्धि 11 आचार्य चरक ने 4 प्रकार के लोगों को सदैव आतुर यानी कि रोग होने वाले बताए हैं। निम्न 4 लोगों को सदा आतुर बताया है। वहां भी सदा आतुर शब्द आया है चरक सिद्धि 11 श्लोक नंबर 27। सिद्धि 11 श्लोक 27 में भी सदा आतुर आया है। वो पूछा भी जाता है कि सदा आतुर रोगी कौन है, मतलब सदा आतुर कौन है, जो हमेशा बीमार रहते हैं। उनमें लिख लीजिएगा 4 पॉइंट। श्रोत्रिय, श्री वाला श्र, ओ की मात्रा श्रो, त्रिशूल वाला त्र, बड़ी की मात्रा य, श्रोत्रिय। ब्रैकेट में वेद पाठी, जो हमेशा पढ़ने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं, वेद पाठी। दूसरा है राज सेवक, राज सेवक, राज सेवक जो राजा के नौकर होते हैं। तीसरा लिखिएगा वैश्य, वैश्य, वैश्य। और चौथा लिखिएगा दुकान से जीविका चलाने वाले, दुकान से जीविका चलाने वाले व्यापारी, दुकान से जीविका चलाने वाले व्यापारी। जो ओरिजिनल कंटेंट है उसको पण्य, पण्य आड़ा वाला आधा रहेगा, पण्य जीविभिः, पण्य जीविभिः, पण्य जीविभिः। तो चरक में 2 जगह सदा आतुर आया है, हमने आपको एक ही जगह पे लिखा दिया। ये 4 प्रकार की जो है, देखिएगा लास्ट में आया होगा 40 नंबर में, देह प्रकृतियां। तो इस प्रकार से देह प्रकृतियां 4 कौन कौन सी हो गई? एक सम प्रकृति, वातज, पित्तज और कफज। क्लियर हुआ? ये 4 प्रकृतियां जब तीनों दोष सामने Yes, sir. सामने, एक प्रकृति वो हो गई, दूसरा वातज, तीसरा पित्तज और चौथा कफज। ये 4 जो है देह प्रकृति चरक सूत्र 7 में बताया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा टाइम लेंगे, हो सकता है पूरा लेक्चर प्रकृति में यहीं चला जाए। विमर्श में देखिएगा लगभग विमर्श जहाँ से स्टार्ट हो रहा है 8वीं लाइन देखिएगा, ये श्लोक सुश्रुत पाया हुआ है। प्रकृति की परिभाषा बीएचयू में पूछा भी जा चुका है। प्रकृति की परिभाषा अपने क्रिया शारीर में यही वाली पढ़ी होगी। शुक्र शोणित संयोगे यो भवेद दोष उत्कटः प्रकृति जायते तेन। ये पढ़ा हुआ है ना, मिला? जहाँ से Yes, sir. एक बार बीएचयू में पूछा गया था। तो शुक्र शोणित संयोग यो भवेद दोष उत्कटः, मतलब जब शुक्र शोणित का संयोग होता है गर्भाशय में, तो उसमें से जो दोष प्रभावी होते हैं वही प्रकृति निर्धारित करते हैं। ऐसा सुश्रुत ने बताया है शारीर अध्याय 4 में। क्या लिख रहे हैं? इस प्रकार समवाद पित्त प्रकृति वाले स्वस्थ और एक दोष या 2 दोष वाले स्वस्थ होते हुए भी अस्वस्थ माने जाते हैं, है ना। तो अभी जो हमने आपको श्लोक एक बोला, उसी लाइन के 6 लाइन और नीचे आई, देखिए वो श्लोक कुछ मिला समदोषा वाला। Yes, sir. यही स्वस्थ की परिभाषा है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। ये श्लोक रट लेना, जगह जगह काम आएगा। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया, जहाँ पे दोष, अग्नि,
धातु, मल ये सभी कैसे हैं? साम्यावस्था में हैं। एवं अगली लाइन प्रसन्न आत्मा, आत्मा, इंद्रिय, मन ये सभी प्रसन्न हो। सिर्फ फिजिकल हेल्थ से आप हेल्थ नहीं कह सकते हैं, उसका मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना आवश्यक है ना। आप टेम्परेचर देख रहे हैं, आप उसका परीक्षण कर रहे हैं, एवरीथिंग इज ओके, लेकिन वो अंदर से बहुत तनाव में है, परेशान है, अंदर अंदर कोई बात उसको एकदम परेशान किए पड़ी है, तो वो स्वस्थ नहीं है। तो समदोष समाग्निश्य समधातु मलक क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। वहीं लिख लीजिएगा चरक सूत्र 21 में, ये तो सुश्रुत की बात हो गई। सुश्रुत ने फिजियोलॉजी के बेस पे बताया है। सुश्रुत ने क्रिया शरीर के आधार पर स्वस्थ की परिभाषा बताई है, और चरक ने सूत्र 21 में अष्टोनिंद्रिय अध्याय में रचना शरीर के आधार पर, एनाटॉमी के आधार पर स्वस्थ की परिभाषा बताई। किसी को याद है? प्रमाणस्तु सम संगनो नरः दृढ़ेन्द्रिय विकारणम न बले न विभूयते। तो सम मांस प्रमाणस्तु लिख के डैश डैश कर लीजिएगा, उसको बुक से उतार लीजिएगा। सम मांस प्रमाणस्तु यही लिख लीजिएगा चरक सूत्र 21 में, सम मांस प्रमाणस्तु। हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक सिद्धांत बताया था, और बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या था वो? सामान्य विशेष सिद्धांत बताया था सर। विशेष और सामान्य वाला। अगला वाला जो श्लोक आ रहा है 41, अगर वो याद है कॉन्सेप्ट तो 41 आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारी प्रकृति वातज है, और अगर हम वात को बढ़ाने वाले द्रव्यों का सेवन करेंगे तो उसका हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम अपने प्रकृति के हालांकि अनुकूल ही सेवन कर रहे हैं। कहने के लिए कह सकते हैं जैसा गुण उसका है वैसे ही हम आहार का, जैसे हमारी प्रकृति है उसी प्रकृति के गुण के समतुल्य आहार का सेवन कर रहे हैं। परंतु क्या ये सही है? क्या ये सही है? अगर हमारी प्रकृति मान लीजिए वातज, नो सर, और वात के समतुल्य गुण आहार का अगर हम सेवन कर रहे हैं तो हमारे शरीर में वात और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए करना क्या चाहिए? जैसे बढ़ जाएगा। जैसी हमारी प्रकृति है उस प्रकृति के विपरीत तभी विशेष लगेगा। तभी हमारी प्रकृति के विपरीत जब हम आहार का सेवन करेंगे, अगर हमको पता चल गया है कि हमको वातज प्रकृति हमारी है, हमने देखा कि हम रात में सपने में उड़ते हैं, हम कोई चीज़ जितनी तेजी से याद करते हैं उतनी तेजी से भूल जाते हैं, हमारे बाल रूक्ष हैं, हमारे नाखून ऐसे हैं, हमारे दांत ऐसे हैं, इट मीन्स कि हमको अपनी प्रकृति निर्धारित हो गई है। ठीक है, तो हमको अपनी प्रकृति के अनुसार ही आहार का सेवन करना चाहिए, वही यहाँ पे लिखा गया है। देखिए पहले उसको हम श्लोक पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। प्रकृति के विरुद्ध गुण का सेवन ही स्वास्थ्य वर्धक होता है। थोड़ा सा अगर हम आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझाएंगे तो ये सुन के बड़ा अटपटा लगता है। थोड़ी देर पीछे जाइए, अगर हम आपको ये बात ना बताए होते तो क्या आप इसको समझ पाते हैं कि प्रकृति के विपरीत जो होता है, विरुद्ध गुण का सेवन स्वास्थ्य वर्धक होता है। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब देखिए, सदा आतुर वातादि प्रकृति वाले मनुष्यों को स्वस्थ वृत्त विधि के नियमानुसार अपने अपने दोष के विपरीत गुण वाले आहार विहार का सेवन करना चाहिए। वहीं लिख लेगा सामान्य विशेष सिद्धांत, जिससे बाद में याद रहे। 41 नंबर श्लोक का सेकंड हाफ देखिएगा। अभी हम आपको यहाँ से उड़ा के 25 नंबर अध्याय पे ले चलेंगे, अग्रह पे तुरंत। अभी फिर क्या कह रहे हैं, ये तो एक बात हो गई कि अपने दोष के विपरीत, जैसी हमारी प्रकृति है, जैसा हमारे शरीर में दोष है, उसके विपरीत आहार का सेवन करना या विरुद्ध गुण वाले द्रव्यों का सेवन करना
स्वास्थ्यवर्धक होता है, क्योंकि विशेष सिद्धांत के अनुसार वह हमारे शरीर के दोषों को क्या करेगा, घटाएगा। भाई हमारी प्रकृति है कैसी, कवच प्रकृति है मान लीजिए, और अगर हम शीत द्रव्यों का सेवन करेंगे तो हमारी प्रकृति को और एग्रीवेट करेगा या उस दोष को और बढ़ा देगा। तो हमको कैसे द्रव्यों का अधिक सेवन करना चाहिए, उष्ण द्रव्यों का सेवन करना। ठीक, अब देखिएगा, हमेशा भोजन में डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस भी हो रहे हैं, आपने देखा होगा कि भोजन में सभी रसों का प्रयोग करना चाहिए, सिर्फ एक ही रस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई आहार ऐसे बताए गए, जैसे रसोन है, लहसुन है, उसमें 5 रस होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि सौंठ हुआ, धनिया हुआ, पुदीना हुआ, इन सभी को मिला के, मिर्च हुआ, चटनी अवश्य भोजन में ग्रहण करना चाहिए। लहसुन हुआ, उससे क्या होगा कि हमारे शरीर में सभी रसों का प्रवेश होगा। और सर्वरस अभ्यास जो होता है, सभी रसों का जो अभ्यास होता है वो बलकर होता है, शरीर में बल प्रदान करता है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, सम सर्वरसम सात्म्यम सम धातु प्रशस्यते। वही बात यहाँ भी बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा के बता रहे हैं। मनुष्य को सर्वदा सभी रसों का प्रयोग करना है और यह उन्हें साथ में बनाना श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब कहीं न कहीं सभी रसों का सेवन करने से मनुष्य साथ में होता है, मतलब श्रेष्ठ होता है उसके लिए। और विमर्श की 5वीं लाइन देखिएगा, नित्यम सर्वरस अभ्यासम स्वस्व अधिक्य मृदावृतो, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है वाग्भट की लाइन। की है सर वाग्भट की है, वाग्भट का ही। चरक सूत्र 25 खोलिएगा, 40 नंबर एक बहुत बड़ा श्लोक अग्रय प्रकरण होगा। चरक सूत्र 25 श्लोक नंबर 40 अग्रय प्रकरण। यस सर, मिल गया। बता रहे हैं, इस पुस्तक का, पूरी संहिता का सबसे बड़ा श्लोक यही है और बहुत इजीली याद हो जाता है। कैसे याद कराएंगे आपको, थोड़ा सा एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, फिर हम जो यहाँ पे बताने के लिए आए हैं पहले हम ढूंढ लें कहाँ पे। तो मेरी पुरानी वाली है, पेज नंबर 469, पुरानी किताब में 469 पेज पे, जहाँ पे श्लोक समाप्त हो रहा है 40 नंबर लिखा हुआ है, उसी से 10 लाइन ऊपर जाइएगा तो लिखा हुआ है सर्वरस अभ्यासो बल कराणाम, मतलब सभी रसों का सेवन करना बल कारक होता है। उसी के बगल में लिखा है एक रस अभ्यास क्या है, दौर्बल्य कराणाम। मिला? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कभी अग्रह हम पढ़ाएंगे तो आपको पूरा और डिटेल में बताएंगे। उसी के ऊपर देखिएगा, इसी लाइन के ऊपर लिखा होगा निवृत्ति पुष्टि कराणा, पुष्टि स्वप्न कराणा, स्वप्न तंद्रा कराणा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। यस सर। याद करने का सब ट्रिक बताएंगे। निपुस्त, निपुस्त, नी यानी निवृत्ति से क्या होगा, डैश पुष्टि, फिर मैंने बोला उ के बाद आधा स, तो पुष्टि से क्या होगा, स्वप्न, फिर हमने बोला लास्ट में त, स्वप्न से क्या होगा, तंद्रा। तो वो जब बताएंगे ट्रिक तो याद कराएंगे सब, ठीक है। अभी यहाँ पे नहीं, चलो वहीं पे जहाँ थे हम लोग। 41 श्लोक हो गया, सम सर्वरस रसम सात्म्यम समधातो प्रशस्यते, और यहीं पे अग्रय वाला लिख लीजिएगा सर्वरस अभ्यासो बल कराणम, सर्वरस अभ्यासो बल कराणम। नेक्स्ट पेज पे आइएगा, श्लोक नंबर 43, यहाँ पे बता रहे हैं, पहला शब्द देखिएगा मलायतन लिखा हो, मलायन, पहला हिंदी में शब्द लिखा होगा मलायन, वहीं लिख लीजिएगा 9। कुल कितने मलायन हैं, 9। 7 शिरोभाग में हैं, कौन कौन से लिखा हुआ है, 2 नेत्र, 2 कर्ण, 2 नासिका और 1 मुख मार्ग, और 2 अधोभाग में गुदा और मूत्र मार्ग।
तो ये जो है मलायन बता दिया है 9, वहीं संख्या लिख लीजिएगा 9 मलायन। द्वे अधः सप्त शिरसी, मतलब 2 नीचे हैं और 7 जो है शिरा प्रदेश में है। कानि स्वेद मुखानि च, इन 9 के अतिरिक्त जो स्वेद वह मार्ग हैं जो लोमकूप हैं, लोमकूप की तो कोई संख्या निर्धारित कर ही नहीं सकता है, तो लोमकूप इन्हें भी मलायन कह रहे हैं। यहाँ से स्वेद की प्रवृत्ति होती है। विमर्श की सबसे लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। विमर्श की सबसे लास्ट लाइन, अति प्रवृत्ति संगो वा शिराणाम आमय शिराणाम ग्रंथयो अपि वा विमार्ग गमनम वापि स्रोतसाम दुष्टि लक्षण। ये जो स्रोतस की दुष्टि होती है, जो स्रोतस होता है, जो चैनल्स होते हैं, उनके दुष्टि का लक्षण है। हमने आपको जब चिकित्सा पढ़ाया तो जगह जगह, जैसे अतिसार में हमने बताया कि स्रोत दुष्टि का लक्षण अति प्रवृत्ति, कहीं कहीं हमने संग बताया, कहीं कहीं ग्रंथि बताई, शिराणाम ग्रंथयो अपि। जब हमने शोध वाला प्रकरण बताया था तो वहाँ पे कुछ ऐसे भी आए थे जहाँ हमने आपको शिराणाम ग्रंथि बताया था, विमार्ग गमन बताया था। याद आ रहा है कुछ ऐसा जब संप्राप्ति यस बता सर। रहे? यस सर। तो Yes, sir. ये श्लोक हम लोग चरक विमान में पढ़ेंगे बेसिकली। फिलहाल ये श्लोक जरूर याद रखिएगा, रेफरेंस भी याद रखिएगा। अति प्रवृत्ति, संग, शिराणाम ग्रंथयो और विमार्ग गमन, ये 4 जो हैं स्रोत दुष्टि के लक्षण हैं। एक इसमें कंफ्यूजन होता है, एक आपको हम बताते हैं कि दोष शाखा से पोस्ट में कैसे जाते हैं। 5 प्रकार के, क्या क्या बताया था सूत्र 28 का? अति, वहाँ क्या था? विद्या विच्छंदनात् सर अति व्यायाम करने से, विद्या विच्छंदनात् पाकात् श्रोतो मुख विशोधनात् और वायु निग्रहात्, वो वाला श्लोक था 28वें चैप्टर का। आगे देखते हैं। इसी विमर्श के नीचे जो श्लोक दिया हुआ है, तान दोष लिंगे राधिश्च व्याधीन, ऐसे कुछ करके सेकंड हाफ इंपॉर्टेंट है। व्याधि हेतु प्रतिद्वंद्व मात्रा कालो विचार्यन, ये रेफरेंस इसका इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। तो 45 श्लोक, स्वस्थ वृत्त का पालन करना चाहिए। तो आप देखेंगे इस श्लोक में 45 में स्वस्थ वृत्त शब्द आया हुआ है। स्वस्थ रहने के लिए हम जिन नियमों का अनुकरण करते हैं वो स्वस्थ वृत्त है। ठीक है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ रहने के लिए जिन नियमों का अनुकरण करने के लिए आचार्यों ने बताया है वह स्वस्थ वृत्त है। और स्वस्थ रहने के लिए वही लिखा हुआ वहाँ पे कि अगर इन नियमों का अनुकरण किया जाए, स्वस्थ वृत्त के नियमों का पालन किया जाए तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। दोष इत्यादि जो हैं वो सम रहेंगे, क्षय या वृद्धि जन्य रोग नहीं होंगे। यहाँ पे क्षय का मतलब दोष धातु मल इनका क्षय नहीं होगा या वृद्धि नहीं होगा, क्योंकि इनकी साम्य अवस्था भी स्वस्थ है। 46 इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद करिए। हमने आपको जब बताया था ऋतुचर्या में तो वहाँ पे स्कॉच बताया था और स्मैक बताया था। स्कॉच श्रावण, कार्तिक और चैत्र। देखिएगा नीचे क्या आ रहा है श्लोक, माधव प्रथमे मासी नभश्च प्रथमे पुनः सहस्य प्रथमे चैव हारयेद दोष संचयन। तो देखिए माधव ब्रैकेट में लिखा हुआ बैसाख, वो वाला याद आ रहा है, मधु माधव, तप तपस्व मधु माधव, तमसु नईश, वो वाला याद करिएगा। तो माधव का पहला महीना कौन सा होता है ना? तो यहाँ पे लिखा हुआ माधव का प्रथम माह जो है वैशाख है। और चैत्र में संचित कफ, माधव प्रथमे मासी, माधव वैशाख के प्रथम मास, चैत्र में संचित कफ, नभस्य यानी भाद्रपद के प्रथम मास यानी श्रावण में वात का, और सहस्य यानी पौष के प्रथम मास यानी अगहन में संचित पित्त दोष का निर्हरण करना चाहिए।
अगर हम अलग अलग देखें, उसको मत पढ़ें माधव और ये सब नभस से, तो हमने क्या देखा कि चैत्र में कफ का, ठीक है, श्रावण में वात का, और क्या है, अगहन में पित्त का निर्हरण करना चाहिए। तो अगहन का एक और हमने आपको नाम बताया था, क्या था? मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष बताया था। तो लिख लीजिएगा, वात पित्त कफ, ऊपर से नीचे वात पित्त कफ लिखिए, वात पित्त कफ। वात के बगल में लिखिएगा श्रावण, पित्त के बगल में लिखिएगा मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष ऑब्लिक अगहन, अगहन। और कफ में लिखिएगा चैत्र, यही हमने आपको बताया था। क्या हो जाएगा? स्मैक, SMC। अगर हम वाग्भट की बात करें तो M की जगह पे क्या आ गया था? स्कॉच हो गया था, वहां पे कार्तिक आ गया था। उसी के बगल में लिख दीजिएगा एक ट्रिक और लिख दीजिएगा, नभ सह मधु, नभ सह मधु, नभ सह मधु। लिख लिया? बताएं क्या है ये? यस सर। देखिएगा, वात जो श्रावण लिखा हुआ उसमें होगा नभस से, यानी हमको पता होना चाहिए कि वात का कब करते हैं? नभस्य में करते हैं। तो हमने लिखा है नभ, फिर हम लिखा है सह। पित्त में देखिए क्या लिखा हुआ है, पित्त में सहस्य लिखा होगा ना, और फिर हमने लिखा है मधु, नभ सह मधु। तो वो जब अगर नभस्य, सहस्य और मधु वाला अगर पूछेगा माधव, वो आप कर ले जाएंगे। चाहे श्रावण से, चैत्र से, मार्गशीर्ष से पूछे तो भी आप कर ले जाएंगे, चाहे माधव से, नभस्य से या सहस्य से पूछे तो भी आप कर ले जाएंगे। हमको वात पित्त कब याद रखना है, हमको स्मैक याद रखना है, और हमको नभ सह मधु याद रखना है। ये 46 श्लोक याद रखिएगा। आगे बढ़ें। नभ सह मधु, विमर्श की देखिएगा 5वीं लाइन, हैमंतिकम दोषयं वसंते प्रवाहयन ग्रीष्म अभ्रकाले घनात्ये वार्षिक माशु सम्यक प्राप्नोति रोगानृत जान्य जातु। चरक शारीर 2 में इसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे घनात्य को अंडरलाइन करिएगा, घनात्य। तो हेमंतिकम दोषयं बसंते, हेमंत में संचित दोष बसंत में, यानी हेमंत में संचित दोष को बसंत में, और ग्रीष्म में संचित दोष को वर्षा में, और वर्षा में संचित दोष को शरद ऋतु में। तो जो घनात्य है वो किसके लिए आया है? शरद के लिए आया है। घनात्य शरद के लिए आया है, ये भी पूछा गया है ना, इसको याद रखिएगा। चरक शारीर 2 में हम लोग फिर से इसको पढ़ेंगे, तो श्लोक भी इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ वो सुश्रुत वाला जो हमने आपको बताया था, हरेद बसंत श्लेष्माणाम वाला श्लोक याद है? पित्तम शरद निर्हरेत वर्षाद समेद वायु प्राग विकार समुश्रया। यस सर, यस सर। दोनों एक जैसे हैं, दोनों को एक साथ हम लोग को याद रखना है। इसी के आगे विमर्श में देखिए, जहाँ हरिश्चंद्र पैराग्राफ जहाँ चेंज हो रहा है वहाँ हरिश्चंद्र आया होगा, देखिएगा हरिश्चंद्र ने यहाँ स शब्द ऐसा कुछ लिखा हुआ है।
Yes. यस सर। तीसरी लाइन देखिएगा, वाग्भट ने भी दोष निर्हरण काल बताया है, श्रावणे कार्तिके चैत्रे। बस खाली आपको वहां पे स्कॉच याद रखना है बस। स्कॉच से क्या हो जाएगा, श्रावणे कार्तिके चैत्र मासे साधारण क्रमात् आ गया उसमें सब, यानी वात का श्रावण में, पित्त का कार्तिक में और कफ का चैत्र में निर्हरण करना है, संशोधन करना है। 48 श्लोक नीचे देखिएगा, पंचकर्म तथा रसायन वाजीकरण का प्रयोग। स्नेहन स्वेदन से जिन व्यक्तियों का शरीर परिष्कृत है उन लोगों के लिए बुद्धिमान वैद्य वमन विरेचन, वस्तीकर्म एवं शिरो विरेचन का यथोचित प्रयोग कर उसके पश्चात कालवित वैद्य यथाक्रम यथा योग्य सिद्ध रसायन और वृक्ष्य योगों का प्रयोग करें। हमने आपको पंचकर्म जो स्टार्ट किया हुआ है उसमें बताया होगा, एक पूर्व कर्म होता है, एक प्रधान कर्म होता है और एक पश्चात कर्म होता है। तो पश्चात कर्म में एक संसर्जन कर्म तो होता ही है, साथ ही वहां पे हम रसायन और वाजीकरण को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो संसर्जन कर्म साथ ही साथ रसायन और वाजीकरण। रेफरेंस हम यहाँ का दे सकते हैं 48 चैप्टर का, वो सॉरी 7 चैप्टर का 48 श्लोक का। ये हम क्रमशः जैसे नियम बताए गए हैं, पंचकर्म करने के पहले पूर्व कर्म करेंगे, स्नेहन स्वेदन आदि, फिर प्रधान कर्म करेंगे, बस्ती वमन विरेचन नस्य जो भी कर्म है। ठीक है, फिर इसके पश्चात हम पश्चात कर्म करेंगे, संसर्जन कर्म, या उसके बाद रसायन वाजीकरण द्रव्यों का प्रयोग। यही यहाँ पे आया है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं यहाँ पे कि इन शॉर्ट चरक ने इस श्लोक में पंचकर्म के बारे में बता दिया। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पहले पंचकर्म शब्द कहाँ प्रयोग किया, तो सूत्र 2 लगेगा, पंचकर्म कुर्वित मात्रा काल विचार है, ऐसे कुछ करके सूत्र 2 में हमने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो पंचकर्म शब्द का सबसे पहले वर्णन आया है सूत्र 2 में, और पंचकर्म के बाद रसायन वाजीकरण इत्यादि द्रव्यों का सेवन यहाँ पे बताया। पंचकर्म और रसायन वाजीकरण से लाभ क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। रोगास तथा न जायन्ते प्रकृतिस्थेषु धातुषु, ऊपर बताए हुए नियम का पालन करने के बाद वात पित्त कफ एवं रसादि धातु में साम्य अवस्था में रहती हैं। इस प्रकार धातुओं के प्रकृतिस्थ रहने पर धातु वैषम्य रोग नहीं होते हैं। यानी कि कुल मिला के वही स्वस्थ की परिभाषा वाले प्रकरण पे हम लोग पहुंच जाएंगे कि वो सभी चीजें साम्य अवस्था में रहती हैं। 2 प्रकार के चरक ने बताए हैं औषधियां, स्वस्थ ओजस्कर आर्तस् रोगनुत, ये हम लोग पढ़ेंगे रसायन में। जो स्वस्थ से ओजस्कर मतलब स्वस्थ व्यक्ति में ओज की वृद्धि करने वाले, और आर्तस् रोगनुत अगर रोगी है तो उसके रोग को समाप्त करने वाले, रोग की चिकित्सा करने वाले। तो 2 प्रकार की चिकित्सा बताई है वहाँ पे, तो उसको भी हम लोग औषधियों के बारे में तो वो पढ़ेंगे हम लोग रसायन में। फिलहाल यहाँ पे देखिएगा पंचकर्म तथा रसायन वाजीकरण से क्या लाभ है। इन सभी का विधि पूर्वक अगर पालन किया जाए तो सभी दोष धातु मल ये सभी साम्य अवस्था में रहते हैं और स्वस्थ का अनुवर्तन होता है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, और लास्ट वर्ड देखिएगा, जराम मांद्यम उपैति च, मिला ऐसा कुछ? जरा Yes, sir. मतलब जो वृद्धावस्था है, जो ओल्ड एज है, वो मंद मतलब धीरे धीरे आती है। कह सकते हैं कि बुढ़ापा जल्दी नहीं आता रसायन वाजीकरण द्रव्यों के सेवन करने से। वृद्धावस्था मंद यानी कि एंटी एजिंग का कार्य करता है रसायन और वाजीकरण, ये यहाँ पे हम कह सकते हैं। 50 नंबर श्लोक देखिएगा, विधिरेषु विकाराणाम अनुत्पत्तो निर्दिष्टः निज रोग की उत्पत्ति से संबंधित उपसंहार। यह उपर्युक्त विधियां इसलिए बताई गई हैं कि निज व्याधियों की उत्पत्ति न हो। एक आपने पढ़ा है निज व्याधि और एक होता है आगंतुक। जिसमें दोष प्रकोपित हो, पहले दोष का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, उसको हम लोग निज दोष निज व्याधि बोलते हैं। आगंतुक जैसे ट्रॉमा हो गया, पहले एक्सीडेंटल, कुछ इस तरीके से है ना, पहले व्याधि हो जाए उसके बाद दोष पे प्रभाव पड़े तो उसको हम लोग आगंतुक बोलते हैं। और थोड़ा सा उसके बाद आगंतुक जब मानसिक तो जो जंतु जन्य होता है वो भी आगंतुक में ही आएगा ना?
क्या चीज? जंतु जन्य रोग होते हैं जैसे कंटेजियस डिजीजेस जिनको हम कहते हैं सर, वो आगंतुज ही होगा ना? आगंतुज में जैसे कोई पॉइजनस कुछ काट रहा है, कीट वगैरह, तो उसको आगंतुज में डालेंगे। सडनली अगर कुछ काट लिया, वो आगंतुज में जाएगा ना। बिच्छू, सर्प इत्यादि ने काट लिया तो वहां पे उसको आगंतुज आप कह सकते हैं। निज में टाइम लगता है, आगंतुज में टाइम नहीं लगता। निज व्याधि में संचय, प्रकोप, प्रशमन, ये सभी स्टेजेस होंगी जो आपने षडक्रिया काल पढ़ रखा है। यस सर। आगे लिखा हुआ है 51 और 52 में कि इन सभी का कारण चाहे निज हो चाहे आगंतुज हो, सबका एक ही कारण है। 52 नंबर का लास्ट वर्ड देखिएगा, प्रज्ञापराध लिखा होगा। प्रज्ञापराध मिला? तो बस आपको यही याद रखना है कि निज दोष, निज हो चाहे आगंतुज, इन सभी का कारण क्या है? प्रज्ञापराध। भूत लगने से, विष भक्षण से, झंझावात, अग्नि में जल जाने से, आघात लगने से, ये सभी आगंतुज हैं। और ईर्ष्या, शोक, भय, क्रोध, अहंकार और द्वेष आदि मन के विकार, इन सभी से भी क्या करता है? ये प्रज्ञापराध करता है। प्रज्ञापराध क्या है? चरक शारीर। एक में चरक ने बताया है और उसकी परिभाषा प्रज्ञापराध की नीचे दे रखा है, विमर्श के लास्ट में लिखेगा। धी, धृति, स्मृति, विभ्रष्ट कर्म यद कुर्ते अशुभम। मतलब प्रज्ञापराध में धी, धृति, स्मृति का विभ्रंश हो जाता है। ठीक है। और लास्ट में लिखा होगा, हमने आपको बताया भी, एक प्रज्ञापराध सर्वदोष प्रकोपण। जो प्रज्ञापराध होता है वो सर्वदोष प्रकोपक होता है। चरक शारीर एक का है, रेफरेंस याद रखिएगा। जब शारीर एक पढ़ेंगे हम लोग तो प्रज्ञापराध के बारे में डिटेल से बताएंगे। फिर इसके बाद आगंतुज रोगों की अनुत्पत्ति का उपाय। आगंतुज रोग की अनुत्पत्ति का उपाय: प्रज्ञापराध का त्याग करना, इंद्रियों में शांति भाव रखना, अर्थात इंद्रियों को अपने वश में रखना, स्मरण शक्ति ठीक रखना, देश काल और अध्यात्म ज्ञान का चिंतन करना, और सदवृत्तस्य अनुवर्तनम। इसको अंडरलाइन करिएगा, सदवृत्तस्य अनुवर्तनम, अंडरलाइन करिए इसको। ध्यान दीजिएगा कि सदवृत्त का अनुवर्तन करके हम आगंतुज रोग के लिए बताया विशेष रूप से कि आगंतुज रोगों से हम लोग बच सकते हैं। यानी बुद्धिमान व्यक्ति को रोग उत्पत्ति होने से पहले ही ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे अपना हित हो सके। प्राज्ञः प्रागेव वत कुर्याद, यूजी में पूछ सकता है, ये श्लोक रखिए। प्राज्ञः प्रागेव वत कुर्याद तम विद्यात आत्मनः। मतलब व्याधि उत्पन्न होने से पहले ही स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ वृत्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। इसके पहले भी आपको कुछ बताया है, सुखार्ता सर्वभूता नाम मता, ऐसा कुछ करके बताया है। हमारी सभी प्रवृत्तियां किसके लिए होती हैं? सुख के लिए होती हैं। और सुख क्या है? धर्म का आचरण है। अगर धर्म का आचरण करते हैं तो उसी से सुख की प्राप्ति होती है। और धर्म क्या है? यही सदवृत्त, स्वस्थवृत्त, अनुवर्तन है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्वस्थवृत्त नहीं है, सदवृत्त अनुवर्तन आया है। अभी इसके पहले हमने स्वस्थवृत्त शब्द प्रयोग किया था, किसमें? श्लोक नंबर 45 में। वहां स्वस्थवृत्त आया था और यहाँ क्या आया है? सदवृत्त अनुवर्तन। आप्तोपदेश आप पढ़ चुके हैं। क्या होता है? जो आप पुरुषों के द्वारा दिए गए ज्ञान है, जैसे हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये भी आपते ही है। चरक ने बताया है तो ये आपते ही है। किनके साथ रहना चाहिए, किनके साथ नहीं रहना चाहिए, ये सभी देख लीजिएगा, उतना खास नहीं है। 56, 57, 58, 59 नंबर श्लोक। हाँ, रात्रि में दही नहीं खाना चाहिए, बिना घी, बिना चीनी, बिना मूंग के दाल, बिना मधु गरम करे, मतलब जो शहद है उसको बिना गरम किए हुए लेना चाहिए। बिना आंवला मिलाए हुए दही नहीं खाना चाहिए। तो दही का सेवन रात में निषेध है।
बिना घी, बिना चीनी, बिना मूंग के दाल के। इसमें 2 पॉइंट याद रखिएगा। दही को रात में नहीं खाना चाहिए, मधु को गर्म करके नहीं खाना चाहिए, है ना। विमर्श की 5वीं लाइन देखिएगा। विमर्श की 5वीं लाइन मिला, केवल दही का सेवन किया जाए तो कफ कारक होता है। मिला ऐसा कुछ? यस सर। मतलब दही को अकेले नहीं खाना चाहिए, दही को अकेले नहीं खाना चाहिए। इन सब चीज़ों को जो है ना, घी, चीनी, मूंग, ये सब मिला के तब दही का सेवन करना चाहिए, या बिना आंवला मिलाए हुए दही नहीं खाना चाहिए। ये सभी चीज़ें आचार्य ने बताई है। और जो मधु वाला है उसको भी याद रखिएगा कि मधु को गर्म करके, मतलब मिलाइए लेकिन गर्म न रहे, या ये भी कह सकते हैं कि मधु को गर्म नहीं करना है, उष्ण नहीं करना है। उसी के 4 लाइन नीचे देखिएगा, शरद ग्रीष्म बसंतेषु प्रायशो दधि गर्हितम हेमंते शिशिरे च वर्षासु दधि शस्यते। हमने आपको बताया है कि सब्जी के साथ में दही नहीं खाना चाहिए, ऐसा बताया है। यस यस सर। वही बताया कि हेमंत, शिशिर और वर्षा, इसमें दधी जो है प्रशस्त है, इसमें खाना चाहिए। और शरद, ग्रीष्म और प्रायशो दधि गर्हितम, शरद, ग्रीष्म और बसंत में दधी का सेवन निषेध है। विमर्श में लास्ट में आइए, चक्रपाणी ने केवल रात्रि में बताया है, मतलब चक्रपाणी ने रात्रि में निषेध बताया है। मिला? और अगर दही के नियमों का पालन नहीं करेंगे, मनमाने तरीके से दही खाएंगे तो क्या हो जाएगा। इस अध्याय का लास्ट देखिएगा, जहाँ पे 62 नंबर श्लोक का हिंदी लिखा हुआ, दधि संबंधी उपसंहार। ज्वर, रक्त, पित्त, विसर्प, कुष्ठ, पांडु, भ्रम, कामला रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यस सर। याद रखना इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से 7वां अध्याय अधारणी वेग कहने को था, लेकिन इसमें अधारणी वेग के साथ साथ निज आगंतुक व्याधि, प्रकृति का वर्णन, ये सब चीजें भी हम लोगों ने पढ़ी। व्यायाम के बारे में पढ़ा, प्रज्ञापराध कैसे आगंतुक व्याधियों का कारण हो सकता है वो पढ़ा, प्रज्ञापराध क्या होता है ये विमर्श में पढ़ा, दधि के बारे में पढ़ा, और क्रमेण अपचिता वाला जो वो वाला इम्पोर्टेंट था उसको याद रखिएगा, कौन अपक्रम है, कौन सा अपनर्भव है। अधारणी वेग के सारे ट्रिक याद रखिएगा, है ना, जो जो एक साथ बताया है। चिकित्सा कैसे है, कहाँ पे त्रिविध बस्ती दे रहे हैं, कहाँ पे बस्ती दे रहे हैं, कहाँ पे अवपीड सर्प दे रहे हैं, कहाँ पे भोजनोत्तर सर्प दे रहे हैं, किसकी चिकित्सा हिक्का के समान कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे वात शामक चिकित्सा कर रहे हैं, कहाँ मदिरा का प्रयोग है, कहाँ चरणायुधा का प्रयोग है। ये सभी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो अगली क्लास होगी महाकषाय, चरक सूत्र 4 पढ़ाएंगे महाकषाय, और पंचकर्म जो चल रहा है वो चलेगा, ठीक है। धन्यवाद।